फ्रेंड्स, पीपी टॉक्स में आज का टॉपिक है कि गवर्नमेंट्स को, सिविल सर्वेंट्स को आईएएम से ऑनलाइन एमबीए करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। हम सबको मालूम है कि पिछले साल श्री नारायण मूर्ति जी का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये बोला था कि गवर्नमेंट को अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और जो आईएएस एंड आईपीएस है उनका रिक्रूटमेंट आईएएम से कैंपस सिलेक्शन के थ्रू करना चाहिए। हमें ये भी मालूम है कि ये इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उसका रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड वो थ्रू एक ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम के थ्रू ट्रांसपेरेंट मेथड से होता है। तो अगर कैंपस सिलेक्शन करना होगा तो इट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट ये ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी जो इशू टॉपिक है वो ये है कि ऐसा क्या था कि श्री नारायण मूर्ति जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। आखिरकार एमबीए में या आईएएम्स के जो एमबीए हैं उसमें ऐसा क्या पढ़ाया जाता है, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसको इस मानते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत कोर है किसी भी सिविल सर्वेंट को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। मैंने खुद एमबीए नहीं किया है, मैं किसी आईएएम में मैंने पढ़ाई नहीं की है, बट मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कि एमबीए किया है, जिन्होंने आईएएम से पढ़ाई की, मैंने उनसे पूछा कि श्री नारायण मूर्ति जी ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। तो उनका ये कहना था कि जो 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आईएएम्स जो एमबीएस में पढ़ाए जाते हैं वो सिविल सर्वेंट्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत रेलिवेंट है। पहला सब्जेक्ट जिसमें है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हर एक सिविल सर्वेंट को जब वो काम करते हैं तो उन्हें हमेशा एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ उन्हें अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। और वहीं से ऑक्सीजन मिलता है कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे मेरे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मेरे जो स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या मेरे देश का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कैसे बढ़ रहा है। चाहे मैं एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हूँ, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट लैंड रिसोर्स ऑफिसर हूँ, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हूँ, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट जेल ऑफिसर हूँ, चाहे मैं सीओ जिला परिषद हूँ, चाहे मैं म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ, हमें हमेशा काम करते समय और वहीं से हमें एनर्जी आती है कि मुझे अपने को कनेक्ट करना चाहिए कि मेरे काम से मेरे देश का या मेरे स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो अगर मुझे इसके ऊपर फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, अगर मुझे ये सारे इंडिकेटर्स जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे वो पर कैपिटा इनकम या जैसे बोला मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली आई विल बी ए मोर इफेक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ए सिविल सर्वेंट। जो सेकंड सब्जेक्ट जो एमबीए में पढ़ाया जाता है और जो बहुत ही रेलेवेंट एंड क्रिटिकल है सिविल सर्वेंट्स के लिए वो है स्टैटिस्टिक्स। हम जब डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं या ब्लॉक में काम करते हैं तो हम एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि डिफरेंट जोग्राफिकली डिफरेंट एरियाज में हैं उनको हम मैनेज करते हैं। और हमेशा हमें ये फीलिंग होती है क्योंकि हमारा ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और ये प्रोजेक्ट्स होते हैं गांव में, बहुत इंटीरियर विलेजेस में, हमेशा हमें हमेशा ये एंजाइटी रहती है वो कैसे कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। और अगर मुझे स्टैटिस्टिकल टूल्स या स्टैटिस्टिक्स की फीलिंग है तो डेफिनेटली आई विल बी ए मोर इफेक्टिव सिविल सर्वेंट। अगर मुझे सेंट्रल लिमिट थ्योरम समझ में आती है, अगर मेरे को स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग, मुझे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन इन सब की फील है अगर, तो डेफिनेटली आई कैन मैनेज, आई कैन मॉनिटर माई डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली। और स्टैटिस्टिक्स भी एमबीए का एक कोर सब्जेक्ट कोर्स है। थर्ड थिंग इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 21st सेंचुरी में हम जब भी गवर्नेंस की बात करते हैं तो सब लोग ये बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। सब लोग ये बात करते हैं कि योर इंस्टीट्यूशन शुड बी और योर ऑफिस और योर इंस्टीट्यूशन शुड बी ए कॉस्ट सेंटर। ये कॉस्ट सेंटर, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, आरओआई, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर समझना है तो डेफिनेटली मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी समझ में आना चाहिए, जो कि अगेन एज ए सिविल सर्वेंट, जो कि अगेन एमबीए का एक कोर सब्जेक्ट कोर्स है। उसी तरीके से हर एक सिविल सर्वेंट डे 1 से लार्ज नंबर ऑफ टीम को लीड करता है।
एक एसडीएम, एक डीएसपी फर्स्ट रिक्रूटमेंट से 1,500, 2,000, 2,500 लोगों की टीम को लीड करता है। 5-6 साल बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, 30,000, 40,000 की एम्प्लॉयज़ की टीम को लीड करते हैं। अगर मैं इतने बड़े बड़े टीम को मैं अगर मैनेज कर रहा हूँ या लीड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यूज्ड केसेस जो लीडरशिप में है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में मुझे उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ये भी एमबीए में एक कोर सब्जेक्ट है। और फिफ्थ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर एक सिविल सर्वेंट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, ब्लॉक में हो या कमिश्नरेट लेवल पे हो, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, रोड्स हो, चाहे स्कूल बिल्डिंग्स हैं, वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, चाहे वो स्कूल्स हो या हॉस्पिटल्स हो, इन सब के इन सारे प्रोजेक्ट्स को वो मॉनिटर करता है। और हम हमेशा ये पढ़ते रहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन है, तो इनको कैसे घटाया जाए, इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, इसके यूज्ड केसेस क्या हैं, वो भी हर एक सिविल सर्वेंट को आना चाहिए, जो कि एमबीए का एक और कोर कोर्स है। क्योंकि ये 5 कोर कोर्सेज हर एक सिविल सर्वेंट के लिए को इफेक्टिव बनाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लीडरशिप हो, और चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो। ये सबको आना चाहिए। इसी को ध्यान पे रखते हुए श्री नारायण मूर्ति जी ने बोला कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों का रिक्रूटमेंट आईएम से होना चाहिए, उन्हें एक एमबीए ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर मैं अपने खुद के करियर में देखूं, मैं 1994 बैच में मैंने आईएएस ज्वाइन किया था आंध्र प्रदेश काडर में। मैं अगर अपने जनरेशन के सिविल सर्वेंट्स को देखूं आंध्र प्रदेश में, तो अगर आप बात करेंगे मेरे जनरेशन वाले सिविल सर्वेंट से, तो 90% ऑफ सिविल सर्वेंट्स आपको बोलेंगे कि उस जनरेशन में सबसे इफेक्टिव जो सिविल सर्वेंट थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो थे श्री एसवी प्रसाद, लेट श्री एसवी प्रसाद जी, जो कि 1975 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और इन्होंने उन दिनों में 70s में आईएम अहमदाबाद से एमबीए का कोर्स किया था, आईएम अहमदाबाद से ट्रेनिंग ली थी। शायद जो इनकी ट्रेनिंग हुई थी आईएम अहमदाबाद में, उसी का एक रीज़न है क्योंकि आज उस जनरेशन के लोग इतने ऑफिसर्स हैं, बट मेजॉरिटी ऑफिसर्स उनको ही सबसे इफेक्टिव ऑफिसर मानते हैं। मैं अपना बैच अगर देखूं कट अक्रॉस द स्टेट्स, मैं 94, ऐसे मैंने बताया कि मैं 94 बैच का हूं, मेरे बैच के सबसे जो जिसको हम लोग आइकॉन, अपने बैच का आइकॉन मानते हैं, वो हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, जो अभी रेलवे मिनिस्टर हैं। तो अगर हम श्री अश्विनी वैष्णव जी की भी प्रोफेशनल जर्नी देखें, तो उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो प्री वॉटन, वो 2008 में वो एमबीए करने यूएस में वॉटन में गए थे। तो प्री वॉटन करियर एंड पोस्ट वॉटन करियर, अगर आज कोई शख्स 3 मिनिस्ट्रीज़ को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आईएनबी, अगर 3 मिनिस्ट्रीज़ को हेड कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत ही एफिशिएंट पर्सन है। और कहीं ना कहीं वॉटन से एमबीए ने उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया है। तो जो मैं 2 यूज्ड केस भी बताए, श्री एसवी प्रसाद जी का और श्री अश्विनी वैष्णव, ये दोनों ही एमबीए ग्रेजुएट्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में था कि हमारे सारे रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगे, ज़्यादा इक्विटेबल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाएगा, और एक रिटन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होंगे। बट पॉलिसी मेकर्स ने इंडिपेंडेंस उस समय 1947 में ये भी सोचा था कि उनको जब हम उनके एक बार रिक्रूट कर लेंगे, तो हर एक 7 या 10 साल के बाद उन्हें हम डिफरेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उनके स्किल अपग्रेडेशन, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन भी करेंगे। और उसी के लिए एक प्रोविज़न रखा गया स्टडी लीव का, कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर एक सिविल सर्वेंट अपने करियर में 2 साल की स्टडी लीव ले सकता है, और उस स्टडी लीव के दौरान उसे फुल पे मिलेगी, और वो अपने स्किल्स को वो अपग्रेड कर सकता है, अपने नॉलेज को वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाके अपग्रेड कर सकता है। बट अगर हम रियलिटी में देखें, इतना सुंदर प्रोविज़न है,
बट कितने परसेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इस प्रोविज़न को अवेल कर रहे हैं? शायद लेस देन 1%। कारण क्या है? ये सारे जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो भी रिक्रूट होते हैं, सब एकेडमिकली बहुत ब्राइट होते हैं, उनके अंदर एकेडमिक हंगर होता है। बट ऐसा क्या है कि उनके अंदर जब एकेडमिक हंगर होता है तभी भी इतने अच्छे प्रोविज़न को 1% से कम लोग एम्प्लॉयज़ या सिविल सर्वेंट्स अवेल कर रहे हैं? उसका मेन रीज़न है कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में 20 से 30% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वैकेंसीज होती हैं। और ये जो ड्रिवन, जिनके अंदर हंगर जाता होता है, दे आर वेरी ड्रिवन ऑफिसर्स, जो बहुत ही प्रोएक्टिव ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हों या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों या कमिश्नर लेवल पे हैं। ये शायद उस डिपार्टमेंट के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस एरिया के वो पिलर्स होते हैं। और ये हमेशा डिपार्टमेंट को या सिस्टम को लगता है, अरे बहुत ही अच्छा कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर है, कोई बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, एक बहुत अच्छा एसडीएम या डीएसपी है, अगर वो जाके अपने मिनिस्टर से, अपने सेक्रेटरी से बोले कि मुझे 2 साल का स्टडी लीव दे दें, तो शायद उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। उन्हें ये विजुलाइज करने लगेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस ब्लॉक में, उस सब डिवीज़न वो कोलैप्स हो जाएगा वो डिपार्टमेंट। तो कभी स्टडी लीव अप्रूव नहीं होती है। और ये बात धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज़ को समझ में आने लगा, तो उन्होंने अपने मन से निकाल ही दिया है कि उन्हें कभी भी स्टडी लीव मिलेगी। बट आज इन द एरा ऑफ एडटेक, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी लेड टीचिंग एंड लर्निंग, एक दूसरा सलूशन भी पॉसिबल है। मैं काम करते हुए भी एमबीए की ट्रेनिंग ले सकता हूँ। मैं आईएम से मैं एमबीए की ट्रेनिंग ऑनलाइन ले सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी आज, और जब पोस्ट कोविड, जब टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी लेड टीचिंग एंड लर्निंग वे ऑफ लाइफ बन गया है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा एक नोटिफिकेशन अभी कि आईएम रोहतक ने एक 2 साल का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए उन्होंने लॉन्च किया। और मुझे ये भी बताया गया कि आईएम मुंबई भी 2 साल का नहीं, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा है। आई एम श्योर कि बाकी एमबीएस ने, बाकी आईएम्स ने भी किया होगा और शायद करने वाले होंगे, जिस तरह से आईएम रोहतक ने और आईएम रोहतक ने किया है और आईएम मुंबई करने वाला है। जब मैंने ये इंक्वायरी की कि आईएम रोहतक का जो 2 साल का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम है फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो उसकी कॉस्ट है अराउंड 12 लाख रुपए। क्वेश्चन ये उठता है कि ये 12 लाख रुपए, इज़ इट वैल्यू ऑफ मनी? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को 12 लाख रुपए का 2 साल का ऑनलाइन एमबीए वाइल वर्किंग, जो हमारे जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वाइल वर्किंग, ऐसे सिविल सर्वेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरा टेक है करना चाहिए। ये इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस ऑल्सो। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, एक सिविल सर्वेंट जो 7 से 10 साल की सीनियरिटी रखता है, अगर जिसका 20 से 25 साल अभी भी जॉब अभी है रहेगा, अगर हम 2 साल के लिए स्टडी लीव के लिए भेजते हैं, तो टोटल कॉस्ट टू गवर्नमेंट C2G विल बी अराउंड 72 lakhs 2 साल के लिए, क्योंकि उसकी जगह हमें किसी और को भी पोस्ट करना पड़ेगा जो कि वही सर्विसेज देगा। और 72 lakhs की बजाय अगर मैं 12 लाख में वह कोर्स लेता हूँ, तो 2 चीज़ें हो रही हैं। मुझे वो मेरा जो एम्प्लॉय है वो अगले 20-25 साल के लिए ट्रेन हो रहा है और मेरी 60 लाख रुपए की सेविंग है। सो इट्स अ विन विन थिंग फॉर द गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, अपने सिविल सर्वेंट्स को, अपने ऑफिसर्स को इन तरह के कोर्सेज में एनरोल करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। और पुराने ज़माने में जब मैं पढ़ता था, उस समय तो 4 ही आईएम्स होते थे। आई रिमेंबर जब मैंने ग्रेजुएशन किया, उस समय केवल अहमदाबाद में, बैंगलोर में, कलकत्ता, लखनऊ, ABCL हम लोग बोला करते थे, केवल 4 ही आईएम्स थे। आजकल तो हर एक स्टेट में आईएम है
और हर एक स्टेट के जो आईएम्स की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी उन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इन एग्जीक्यूटिव कमेटी में आईएम्स के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस इशू को डिस्कस करना चाहिए और उस स्टेट के यूज्ड केस बना के उस स्टेट के रेलेवेंट ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम उस स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रन करना चाहिए। और लैंग्वेज भी, फॉर एग्जांपल जो हिंदी स्टेट्स में जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में आईएम्स हैं उन्हें मिक्स्ड हिंदी प्लस इंग्लिश में लगे, बिकॉज एमबीए प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होता है। अगर हम इसको प्योर इंग्लिश रख दें तो शायद बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं या ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं, शायद वे दे में हेजिटेट इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, तो वो उसको मिक्स्ड हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स्ड करके उस प्रोग्राम का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रख सकते हैं। अब जैसे और नॉन हिंदी स्टेट्स में फॉर एग्जांपल आईएम विशाखापट्टनम तेलुगु प्लस इंग्लिश मिक्स्ड लैंग्वेज को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रख सकता है। आईएम कोझिकोड मलयाली एंड इंग्लिश को रख सकता है। आईएम त्रिची तमिल और इंग्लिश को मिला के उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रख सकता है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट के जो आईएम्स हैं उन्हें वह उस स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम चालू करना चाहिए विद विजन की अगले 5-7 साल में हम अब आजकल तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, 5,000 10,000 एम्प्लॉयज़ भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं एक कोर्स में। तो फ्रेंड्स, जिस तरह की शुरुआत अभी आईएम रोहतक या आईएम मुंबई ने की है, इस शुरुआत को स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमें मालूम है कि हर एक ऐसा प्रोडक्ट और है ऐसा कोई भी इनिशिएटिव अगर इफ़ इट इज़ नॉट बीन सब्सक्राइब्ड बाय द डिज़ायर्ड जो भी रेसिपिएंट्स हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल ये आईएम रोहतक का कोर्स है और अगर मैंने देखा उसमें उन्होंने बोला कि मिनिमम 60 से 70 स्टूडेंट्स होंगे तभी वो कोर्स चलाएंगे। अगर 60 या 70 ऑफिसर्स को सारे स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके भी स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आईएम रोहतक डीमोटिवेट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर वो कोर्स नहीं चलाएगा और उनको देख के बाकी आईएम्स बोलेंगे अरे आईएम रोहतक का कोर्स किसी ने पिकअप नहीं किया तो हम क्यों ऐसा कोर्स चलाएं। हम सबकी स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ बट मेरे जितने भी मेरे कोलीग्स जो गवर्नमेंट में हैं मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग मिलके इस इनिशिएटिव को आईएम रोहतक या आईएम मुंबई या और भी आईएम जो चला रहे हैं, जो भी ये ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम जो आईएम्स ऑनलाइन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए चला रहे हैं, उन सबको सपोर्ट करें। और आने वाले दिन में, और हम सबका लक्ष्य एक ही है, हम सबका सपना भी एक ही है कि इंडिया के, हमारे देश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका काडर एक बहुत ही प्रोफेशनल काडर होना चाहिए। दोस्त, यही था आज का मेरा टॉपिक कि जो आईएम्स हैं उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम चलाना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को इन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।